हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 5 अगस्त 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो आज देर रात तक पीआईबी की सारी पेंडिंग वीडियोस कवर हो जाएंगी। तो आज यानी कल से हम लोग वापस रूटीन पे आ जाएंगे। देखिए, ये पहला आर्टिकल है, वुमेन फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है। वुमेन फार्मर्स यानी फार्मिंग में वुमेन्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ किया है, तो देख लेते हैं। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं। पर्पस क्या है, जितनी भी एग्रीकल्चर बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम है उसमें कहा गया है कि स्टेट्स या फिर अदर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो कि इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर रही हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि टोटल एक्सपेंडिचर का 30% वुमेन फार्मर्स के लिए जाना चाहिए। मतलब चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, फर्टिलाइजर्स बेस्ड सब्सिडी स्कीम हो, जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसका 30% वुमेन फार्मर्स के लिए जाना चाहिए, ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने कहा है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उन्होंने महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना लॉन्च की थी। हालांकि इंप्लीमेंट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है, पिछली बार हम लोग पढ़ चुके हैं। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना ये डे एनआरएलएम पार्क एक सब स्कीम है, मतलब जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसका एक सब कंपोनेंट है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। इस स्कीम को 2011 से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। पर्पस क्या है, जो रूरल वुमेन है उनकी कंडीशन को बेहतर किया सके, खास करके फार्मिंग एक्टिविटीज में। इसीलिए आपकी महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना लॉन्च की गई थी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में वुमेन फार्मर्स के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे इनिशिएटिव लिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है महिला किसान सशक्तिकरण योजना। ये देख लीजिए, 2011 में इसको स्टार्ट किया गया था। डे एनआरएलएम का एक सब कंपोनेंट है। डे एनआरएलएम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है, इसका मतलब साथ में ही लॉन्च की गई थी। लेकिन महिला किसान सशक्तिकरण योजना को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि एग्रीकल्चर में वुमेन की स्टेटस को बेहतर करना। ये जो महिला किसान सशक्तिकरण प्रोग्राम है, इसके तहत महिला को एक किसान के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया है, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय योजना डे एनआरएलएम का एक सब कंपोनेंट है। तो डे एनआरएलएम की बात कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने 2011 में लॉन्च किया था। ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का बदला हुआ रूप है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को लॉन्च हुई थी। इसका बदला हुआ रूप है आपका डे एनआरएलएम। डे एनआरएलएम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है, जबकि महिला किसान सशक्तिकरण स्कीम, इसको लॉन्च मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किया, लेकिन इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एनआरएलएम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसका टारगेट है 8 से 10 वर्षों में जिस 7 करोड़ पुअर हाउस होल्ड्स हैं उनकी लाइवलीहुड कंडीशन को बेहतर करना। तो डे एनआरएलएम किसका बदला हुआ रूप है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, इसका एक सब कंपोनेंट याद रखिएगा। टोटल एक्सपेंडिचर का 30% स्टेट्स या फिर इंप्लीमेंटिंग एजेंसी महिलाओं के लिए खर्च करें। नेक्स्ट आर्टिकल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीएपी और फास्फोरस और पोटास बेस्ड फर्टिलाइजर्स के लिए एडिशनल फंड क्रिएट किया है 14,775 करोड़ का। क्यों किया है भाई, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो फास्फोरस और पोटास फर्टिलाइजर्स हैं, इनके रॉ मटेरियल की साथ साथ फिनिश्ड जो पी एंड के फर्टिलाइजर्स हैं, इनका कॉस्ट बढ़ गया है। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडिशनल फंड अनाउंस किया डीएपी और पी एंड के फर्टिलाइजर्स के लिए। कितना है एडिशनल फंड, 14,775 करोड़। तो डाई अमोनियम फास्फोट और साथ ही साथ फास्फोरस एंड पोटेशियम जो भी फर्टिलाइजर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडिशनल फंड अलाउ किया है 14,775 करोड़। ये जो एडिशनल फंड है ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के लिए फिक्स कर दिया गया है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स नए जारी कर दिए गए हैं, जो कि 20 मई से लागू हो गए हैं और खरीफ सीजन के लिए इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। अक्टूबर 2021 तक खरीफ का सीजन रहता है, जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, आपको पता ही है। ये जो यूरिया का एमआरपी है वो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट में नहीं आता, याद रखिएगा। यूरिया के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग से रेट जारी करती है। वर्तमान में 45 केजी का यूरिया का बैग जो होता है उसका प्राइस 242 रुपीज़ है, इतना याद रखिएगा। डीएपी की बात करें, डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें 46% फास्फोरस आता है, 18% नाइट्रोजन आता है, लेकिन यूरिया में 46% नाइट्रोजन आता है, याद रखिएगा। यूरिया के बाद सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर कौन सी यूज की जाती है, डाई अमोनियम फास्फेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, लगभग डीएपी पर कितना प्रोवाइड कर रही है सब्सिडी, 140% के आसपास सब्सिडी इन्होंने इंक्रीज कर दी है डीएपी पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021-22 के बजट में
फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 79,600 करोड़ एलोकेट किया। कितना? 79,600 करोड़ सिर्फ फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए एलोकेट किए गए हैं 2021-22 के बजट में। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ने कहा था न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट जो है फिक्स कर दिया है, कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दे दिया। तो 2021-22 के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट फिक्स कर दी गए हैं, जिसमें नाइट्रोजन का 18.78 रुपीज़ पर केजी है, फास्फोरस का 45.3 रुपीज़ पर केजी है और पोटास का 10.11 रुपीज़ पर केजी है, इंक्लूडिंग सल्फर। तो नाइट्रोजन बेस्ड सब्सिडी रेट, इसमें यूरिया को छोड़ के बाकी सारे आपके फर्टिलाइजर शामिल होते हैं, याद रखिएगा, यूरिया को छोड़ के बाकी सारे। और नाइट्रोजन के लिए पर केजी के हिसाब से ये रेट याद रखिएगा, ठीक है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम अप्रैल 2010 में लॉन्च की गई थी। यूरिया को छोड़ के नॉन यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है ताकि सस्ते रेट्स पर एनपीके और एस जैसे जो फर्टिलाइजर्स हैं वो फार्मर्स को अवेलेबल करवाए जा सकें। पर्पस क्या है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम का? पर्पस ये है जो एनपीके रेशियो है उसको 4:2:1 में अचीव किया सके पूरे भारत में। अच्छा, हाईएस्ट एनपीके रेशियो कहाँ है? पंजाब में है, लगभग 16 के आसपास, 16 समथिंग है, मुझे याद नहीं है, लेकिन एनपीके रेशियो आइडियल इतना होना चाहिए। फर्टिलाइजर जो ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है, यूरिया को छोड़ देते हैं, एनपीके एस के लिए है ही है, साथ ही साथ जो सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के फोर्टिफाइड फर्टिलाइजर्स आते हैं उनके लिए भी है, जैसे मॉलिब्डेनम हुआ, जिंक हुआ, इनको फोर्टिफिकेशन के द्वारा ऐड किया जाता है फर्टिलाइजर्स में, तो उसके लिए भी आपका न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है, 2010 में लॉन्च की गई थी। इंप्लीमेंट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल का फर्टिलाइजर के तहत आता है, रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अगस्त 2021 तक 8001 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। देख लेते हैं क्या बात है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इसके तहत जुलाई 2021 तक, मानिए आप, जुलाई 2021 तक 8000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। पर्पस क्या है? पर्पस है 2025 तक 10,500 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलना। ये फैक्ट याद रखिएगा, 2025 तक प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत 10,500 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। देखिए, ये जन औषधि केंद्र का मतलब क्या है? जो आपकी ब्रांडेड दवाएं होती हैं पेटेंटेड, वो बहुत महंगी होती हैं, तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत जो जन औषधि केंद्र होते हैं वहीं पर पेटेंटेड दवाओं का बदला हुआ स्वरूप जेनेरिक मेडिसिन के रूप में दिया जाता है, जो कि काफ़ी सस्ता होता है। हालांकि फॉर्मूला सेम होता है, फायदा भी सेम करती है, बस वो पेटेंटेड नहीं होती ताकि वो सस्ता हो और आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मेडिकल सेक्टर के लिए कम हो सके। देखिए, ये जो जन औषधि केंद्र होते हैं ये WHO के गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सर्टिफिकेट के हिसाब से स्थापित किए जाते हैं। यानी WHO उन मैन्युफैक्चरर्स को, वो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो मेडिसिन की मैन्युफैक्चर करते हैं, WHO उनको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सर्टिफिकेट वाली दवाएं ही आपको जन औषधि केंद्र पर मिलेंगी। अभी इंडिया में प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत लगभग जन औषधि केंद्रों पर मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए 37 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ये जितने भी 37 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ये WHO GMP सर्टिफाइड हैं, याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के लिए लगभग 5 लाख तक की सब्सिडी प्रोवाइड करती है। पहले क्या होता था? ग्रांट होती है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के लिए पहले 2.5 लाख तक की ग्रांट प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। ये 5 लाख एकदम से नहीं दिए जाते हैं। सपोज करिए आप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपको एक मुश्त 2 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि आप फर्नीचर्स वगैरह खरीद सकें, ठीक है। उसके अलावा 15% जो आप मटेरियल खरीद रहे हैं, जन औषधियाँ जो खरीद रहे हैं, मेडिसिन जो खरीद रहे हैं, उसका जितना भी रेट होगा उसका 15% मैक्सिमम 15,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा। तो हालांकि मैक्सिमम ग्रांट 5 लाख तक के रुपए के लिए प्रोवाइड की जाती है, ये आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इसको जन औषधि कैंपेन के तौर पर लॉन्च किया था 2008 में। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल द्वारा रन किया जाता है। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, याद रखिएगा। तो जन औषधि परियोजना का नाम जन औषधि कैंपेन था 2008 में। अब इसका नाम प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना हो गया 2015-16 के दौरान। पर्पस क्या है? क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड करना ताकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मेडिसिन पर कम हो सके। देखिए, प्रधानमंत्री जो ये जन औषधि केंद्र होते हैं, यहाँ पर जेनेरिक दवाओं की क्वालिटी इंश्योरेंस का काम करता है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड लेबोरेटरीज। ऐसा नहीं कि आप कोई भी दवाई बेच दे रहे हैं, आपको NABL द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए कि हाँ भाई ये जेनेरिक मेडिसिन ठीक है, इसीलिए मैं बेच रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुमेन की हेल्थ सिक्योरिटी से रिलेटेड। देख लेते हैं कुछ किया गया है।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, आपको पता ही है। इंडिया की 10.75 करोड़ फैमिलीज जो है इसके तहत बेनिफिटेड हैं। ये 10.75 करोड़ जो फैमिलीज हैं उनको सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के हिसाब से सिलेक्ट किया गया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, देखिए वेस्ट बंगाल, ओडिशा और दिल्ली में छोड़कर इंडिया के 33 स्टेट्स एंड यूटी में इम्प्लीमेंटेड है। तो ये 2 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी यहाँ पर छोड़ दी जाए तो पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये जो 10.75 करोड़ बेनिफिशरीज हैं इसमें से 48.56% कौन है? वुमेन बेस्ड बेनिफिशरीज हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 77,000 से ऊपर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रोवाइड किए जा चुके हैं। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिटी बेस्ड। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में क्या है? 2 आपके कंपोनेंट हैं। आयुष्मान भारत योजना हो गया आपका, ऊपर से आपका हो गया जन आरोग्य योजना, और दूसरा हो गया ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। जन आरोग्य योजना में आपको 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है पर फैमिली, और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए आपके घरों के पास प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अभी तक कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं आयुष्मान भारत के तहत? 77,000 के आसपास। देखिए ये आपका नेशनल हेल्थ मिशन के तहत अभी तक कई सारे मैटरनल हेल्थ इनिशिएटिव के लिए 2020-21 के दौरान इतना फंड एलोकेट किया जा चुका है, लेकिन आपसे ये सब नहीं पूछेंगे और ये याद रखने वाली बात भी नहीं है। आप इतना रखिएगा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है पर ईयर पर फैमिली। ऐसा नहीं है एक पर्सन ही ले सकता है। अगर 5 लाख का अमाउंट नहीं हुआ कंप्लीट तो सबके सब पर्सन ले सकते हैं, याद रखिएगा। पर्सन की बाउंडेशन नहीं है कि 5 लोग ही होना चाहिए पर फैमिली में, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। हालांकि ये 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर के लिए मिलता है, याद रखिएगा। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 3 दिन कवर किए जाते हैं, यानी हॉस्पिटलाइजेशन से 3 दिन पहले से हॉस्पिटलाइजेशन के 15 दिन बाद तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर आपको प्रोवाइड किया जाता है टर्सरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर के लिए। इतना याद रखिएगा, 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस। नेक्स्ट आर्टिकल है मेगा फूड पार्क। इसका एस्टेब्लिशमेंट क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस चल रहा है, देख लेते हैं। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2008-9 के आसपास मेगा फूड पार्क स्कीम लॉन्च की थी। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने मेगा फूड पार्क स्कीम लॉन्च की थी। बाद में 2016 में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना आई। इसका नाम 2017 में रखा गया प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, पहले संपदा स्कीम इसका नाम था। तो उसमें मेगा फूड पार्क स्कीम को रन कर दिया गया और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो गई। ये जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत अभी तक 38 मेगा फूड पार्क के लिए अप्रूवल मिल चुका है और 3 के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है। तो अब तक प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 41 मेगा फूड पार्क के लिए अप्रूवल मिल चुका है, याद रखिएगा। इन 41 में से 22 तो ऑपरेशनल है और 19 अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी इंप्लीमेंटेशन इनका चल रहा है। मेगा फूड पार्क एवरेज कॉस्ट एक मेगा फूड पार्क को स्थापित करने में 110.92 करोड़ आ रही है। कितनी? 110.92 करोड़। तो मेगा फूड पार्क स्कीम किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज की। कौन सी स्कीम के तहत इंप्लीमेंट किया जा रहा है मेगा फूड पार्क? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। लेकिन इसके लिए पहले से एक स्कीम लॉन्च की गई थी, उसका नाम क्या था? मेगा फूड पार्क स्कीम 2008-9 में लॉन्च की थी। क्योंकि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना आप इसके देख लीजिए लगभग 7 या 8 कंपोनेंट हैं, जो भी हैं 7 कंपोनेंट्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ये सारे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के ही कंपोनेंट हैं। इसके पहले मैंने आपको पढ़ा रखा है तो आप वहां से देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से यहाँ से ठीक ना दिखे आपको। तो मेगा फूड पार्क स्कीम 2008-9 में लॉन्च की थी ताकि जो फूड वेस्टेज हो रहा है उसको मिनिमाइज किया सके, खास करके पेरिसेबल कमोडिटीज पर फोकस करता था आपका मेगा फूड पार्क स्कीम। लेकिन बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना लॉन्च कर दिया गया और उसमें मेगा फूड पार्क स्कीम को जो है मर्ज कर दिया गया। तो अब मेगा फूड पार्क स्कीम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का एक सब कंपोनेंट है। इसके तहत एक मेगा फूड पार्क स्थापित करने के लिए 50 करोड़ तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। और मेगा फूड पार्क स्कीम इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है जो कि कंपनी एक्ट 2013 के तहत काम करता है। ई रूपी बहुत चर्चा में है, देख लेते हैं क्यों चर्चा में भाई। ई रूपी लॉन्च किया गया हाल ही में, ये देख लीजिए आप। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2 अगस्त इसको डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ई रूपी लॉन्च कर दिया गया, जो कि कैशलेस कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है डिजिटल पेमेंट के लिए। यानी ई रूपी नहीं है, मतलब रुपए नहीं है सीधे। करंट अफेयर्स में इतना कंफ्यूजन था जब मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि ये है क्या, क्योंकि डिटेल उस समय आई नहीं थी, बस लॉन्च किया था हमने लोगों ने पढ़ा दिया था।
अब ये क्लियर हुआ है कि ई रूपी क्या है, तो पीआईबी में हम लोग कवर कर रहे हैं। ई रूपी बेसिकली एक डिजिटल वाउचर होगा, ठीक है। ये आपके फोन पर भेजा जाएगा एसएमएस के द्वारा, यानी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस के द्वारा, या फिर क्यूआर क्विक रिस्पांस कोड के द्वारा। ये क्विक रिस्पांस कोड या फिर एसएमएस जिस पर्पस के लिए भेजा जाएगा, आप उसी के लिए ये ई रूपी खर्च कर पाएंगे। ऐसा नहीं है आपको मेडिसिन के लिए भेजा गया है और ले आते हैं आप शराब, या फिर आपको फर्टिलाइजर के लिए भेजा जाता है, ले आते हैं आप मेडिसिन। ऐसा नहीं होगा। जैसे फार्मर्स के लिए सब्सिडी जो आ रही है वो ई रूपी के फॉर्मेट में भेजी जाएगी, ताकि भैया जिस पर्पस के लिए सब्सिडी, सपोज करिए फर्टिलाइजर सब्सिडी है तो फर्टिलाइजर ही खरीदना है आपको, ऐसा नहीं कुछ और खरीद लिया, तो एसएमएस और क्यूआर कोड के फॉर्म में ये भेजा जाएगा। स्मार्टफोन, नॉर्मल फोन, हर तरीके से ये काम करेगा। हॉस्पिटल, कई सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, वहां पर आप ई रूपी को अवेल कर सकते हैं। क्या है? कॉन्टैक्टलेस, कैशलेस, वाउचर बेस्ड मोड ऑफ पेमेंट है, याद रखिएगा, जो कि स्पेसिफिक पेमेंट्स के लिए यूज किया जाएगा। ई रूपी के लिए कोई भी आपको बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि बैंक अकाउंट है तभी आपको ई रूपी मिल पाएगा। ई रूपी को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मैनेज किया जाएगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी ई रूपी के लिए 11 बैंकों के साथ पार्टनरशिप की है, यानी यह 11 बैंकें ई रूपी ट्रांजेक्शन जो है प्रोवाइड करेंगी, याद रखिएगा। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल है। याद रख लीजिए, ई रूपी, इसके लिए किसी भी बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। आपको आपके मोबाइल पर एसएमएस या फिर क्यूआर कोड के थ्रू ई रूपी भेज दिया जाएगा, और जिस पर्पस के लिए भेजा जाएगा उसमें पहले से प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, याद रखिएगा। प्रीपेड मतलब पहले से इतने ही रुपए, सपोज के लिए 100 रुपए का आपको भेजा गया तो 100 रुपए से ऊपर नहीं खर्च कर सकते, 100 रुपए उसमें पहले से इंसर्ट है, वही आप खर्च कर पाएंगे ई रूपी में। तो ई रूपी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया है, सॉरी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोल गया मैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को आसान बनाने के लिए ई रूपी लॉन्च किया गया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया है, और मैंने बता दिया स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हो पाएगा। 11 बैंक इसमें पार्टनर हैं, और साथ ही साथ कोई भी बैंक अकाउंट जरूरी नहीं है, और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है। एनपीसीआई इसको मैनेज करने का काम करेगा, क्योंकि एनपीसीआई इंडिया में जितने भी डिजिटल पेमेंट होते हैं उनके लिए सब कुछ है। एनपीसीआई कब स्थापित हुआ? 2008 में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, गुड बाय एंड